हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आसिस क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। शुरुआत करेंगे फ्रेजल वर्ब से, जो 26 से 30 डिस्कस करेंगे। 25 तक की फ्रेजल वर्ब्स पिछले सेशन में हैं, और फिर 51 से 60 ईडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। 50 तक की ईडियम्स पहले वाले सेशंस में आप देखें। फिर पैसेज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम एडिटोरियल पर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक और चैनल अपना बना हुआ है इंग्लिश मास्टर के नाम से, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा। स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी है उसमें आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे फिलहाल वीडियो का एग्जाम, राजस्थान में वीडियो का एग्जाम आने वाला है, तो उसका जो कंटेंट है अब मैं प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा उस चैनल पर। तो वहां पे आप जुड़ें। वहां पे आपको किसी भी स्टेट की एग्जाम हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे आपका राजस्थान हो या बिहार हो, उनमें कोई भी परीक्षा है जहाँ पे इंग्लिश पूछी जा रही है, तो वो कंटेंट आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है। और वीडियोस को शेयर मैक्सिमम किया करें ताकि वो लोग जो एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहते हैं किसी भी परीक्षा संबंधी और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हैं, बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं, वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। चलो सब, पहले हम फ्रेजल वर्ब डिस्कस करते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब आपके सामने है ब्रिंग अबाउट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अबाउट का मतलब कोज टू हैपन है, मतलब घटित होने का कारण बनना है। ये बहुत बार न्यूज़पेपर रीडिंग के दौरान आपने देखी होगी। देखिए, ब्रिंग मतलब लाना है, अबाउट मतलब के बारे में है। ठीक है। वैसे अगर अलग अलग करूँ तो ब्रिंग का मतलब होता लाना, अबाउट का मतलब या तो होता है अप्रोक्सीमेट, या फिर अबाउट का मतलब होता है के बारे में। तो मान लीजिए कोई चीज़ घटित हो गई, अब उसके बारे में आप पूछें कि ये लाया कौन, है ना। ऐसे आप नेमोनिक ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। उसके बारे में पूछे कि ये लाया कौन, कोई चीज घटित हुई, कोई चीज सामने आई, तो वो चीज आई कैसे, उसके बारे में आप जानना चाहें तो वो कॉज टू हैपन है। दूसरा है टेक ओवर। टेक ओवर, टेक मतलब लेना, और क्या, अपना नियंत्रण। ओवर मतलब किसी के ऊपर। ठीक है। आप बहुत बार सुनते हैं ये तो, कि कंपनी को टेक ओवर कर लिया, है ना। ये कोई एंटिटी है, इसको टेक ओवर कर लिया, तो अज्यूम कंट्रोल, नियंत्रण लेना। एक ऐसा ही होता है गेट ओवर, जो नीचे आएगा। गेट ओवर जो होता है वो बीमारी से ठीक होना, फिर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना। बीमार व्यक्ति जब ठीक होता है तो उसको गेट ओवर बोलते हैं। और टेक ओवर का मतलब क्या होता है, नियंत्रण हासिल करना, अज्यूम कंट्रोल। ब्रिंग आउट, ब्रिंग अबाउट तो क्या था, कोज टू हैपन। ब्रिंग आउट, ब्रिंग मतलब लाना, और आउट का मतलब बाहर। तो कोई चीज जो सामने लेकर आ रहे हो, पब्लिकली आप कोई चीज को रख रहे हो, वो कैसे पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है कि कोई भी चीज को आप सार्वजनिक करें। जैसे मैं ये वीडियो जो है ब्रिंग आउट कर रहा हूं, तो एक प्रकार से ये वीडियो जो है मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके जरिए ये आपको टीचिंग जो है मिल रही है, इस टॉपिक पर डिस्कशन हम लोग जो कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है। तो ब्रिंग आउट कब होगा, जब आप कोई चीज़ रिलीज करोगे, जब आप कोई चीज़ पब्लिश करोगे या प्रोड्यूस करोगे, तो ब्रिंग आउट है। ठीक है। जनरली प्रकाशित करने के अर्थ में काम आता है। ठीक है। तो पब्लिश कर दिया या रिलीज कर दिया, मैं वीडियो रिलीज करूंगा तो ये ब्रिंग आउट है। पब्लिश करूंगा कोई भी बुक, तो वो ब्रिंग आउट है। इसके बाद है गेट ओवर और फॉल अपार्ट। ये दो चीजें हैं। फॉल अपार्ट का मतलब देखो, फॉल का मतलब गिरना है, अपार्ट का मतलब अलग अलग हो जाना। तो गिरने के बाद कोई चीज अलग अलग हो जाए, इसका मतलब वो टूट गई है और टूट कर बिखर गई है। तो टू ब्रेक इनटू पीसेज, टुकड़ों में टूट जाना। और गेट ओवर बताया था, रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक हो जाना। तो ये कुछ 5 फ्रेजल वर्ब्स आज के सेशन में थी। अब हम बात करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। ये जोड़ ही इसलिए रखी है कि किसी भी परीक्षा में पता है आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, और ये याद करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। इसलिए अगर मेरा डिस्कशन आपने पूरा तरीके से सुना है और उसको रिवाइज किया है, तो बहुत लंबे समय तक याद रख पाओगे। 51 से हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है लीप। थिंक लीप, लुक बिफोर यू लीप। लीप का मतलब छलांग लगाना होता है, और लुक मतलब देखना है। आप छलांग लगाना चाहते हो, दीवार से मतलब कूद रहे हो, छत से कूद रहे हो, तो देख तो लो, पहले पहले सोच तो लो कि कहीं टांगे ना टूट जाए, कहीं कोई चोट ना लग जाए। तो ये देखने के लिए कह रहा है। तो देखो पहले, किससे पहले, छलांग लगाने से पहले, मतलब कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सोच लो। तो थिंक बिफोर टेकिंग एक्शन, किसी भी कदम को उठाने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले थोड़ा सोचो। एट सिक्सेज एंड सेवन्स, जैसे मान लीजिए अभी T20 चल रहा है, एशिया कप चल रहा है, उसमें जो अभिषेक शर्मा 6 लगा रहे हैं, तो उसमें जो 6 है वो इतना लंबे लंबे 6 हिट कर रहे हैं कि उस 6 को देखकर कोई पूछे कि एम्पायर को भाई कितने रन दोगे, तो ये 6-7, वो खुद कंफ्यूज है कि भाई है तो 6 ही, लेकिन मेरा मन तो ये है कि 7 मान लो इसको, क्योंकि इतने लंबे लंबे हिट्स हैं। तो एट सिक्सेज एंड सेवन, तो जब व्यक्ति को कंफ्यूजन में होता है, दिमाग चकरा जाता है, वो डिसऑर्डर में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं 6s and 7s। तो एंड डिसऑर्डर या कंफ्यूजन।
किक द बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी होती है, पता है आपको। अब मान लो कोई सुसाइड कर रहा है और पंखे के लटकना चाह रहा है, तो उस पर बाल्टी पे पैर रखा उसने, बकेट पे पैर रखा, और उसके बाद में उसने फंदा डाला और फिर उसने उस बकेट को किक कर दिया, उस बाल्टी को किक कर दिया, तो बाल्टी हट गई, तो फिर वो नीचे आ जाएगा और वो फंदे से लटक जाएगा और मर जाएगा। इसको बोलेंगे टू डाई। ये बस तरीका बता रहा हूँ याद करने का। तो ये डाई, टेक द टास्क, टेक टू टास्क, सॉरी। अब देखिए जनरली होता है ना घरों के अंदर कि जब आप कुछ किसी का कहना नहीं मानते बड़ों का, तो आमतौर पर देखने में आता है कि वो कहते हैं कि भाई या तो काम कर, या फिर तेरे को मैं मतलब या तो ये पढ़ ले या ये काम कर ले, वरना तेरे को मैं दूसरा कोई काम दूंगा और उसको लेके जाओ आप उस काम तक। तो वो आप उसको डांट रहे हो। मतलब जनरली किसी को भारत में, जनरली मैं भारत की बात कर रहा हूं, भारत में अगर किसी को ये कह दिया जाए कि भी आपको काम करना पड़ेगा, आमतौर पर बात कर रहा हूं, ये काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए वो डांट ही है, उसके लिए वो एक प्रकार से क्या है, अपब्रेडिंग ही है, रेप्रीमेंड ही है, स्कोल्ड है, टेक टू टास्क। तो किसी को काम पे ले जाना कि टेक टू टास्क, कि भाई तो उससे काम करवाऊंगा, या तो ये काम कर या मैं तो उससे ये काम करवाऊंगा, तो वो क्या है, स्कोल्ड करना, रेप्रीमेंड करना। फाइट टूथ एंड नेल, लड़ना, और लड़ना भी कैसे, जिसमें दांत भी इस्तेमाल कर रहे हो और नेल भी। सोचो कितना भयंकर लड़ाई है जिसमें नाखून, दांत, सबसे मतलब इतना इंटेंस हो गई है वो लड़ाई, तो उसको बोलते हैं टू फाइट विद फुल स्ट्रेंथ, पूरे ताकत से लड़ना, बहुत इंटेंसिटी से लड़ना। ये लड़ाई तब होती है जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति और कुछ कर नहीं पाता, तो लास्ट में फिर टूथ और नेल का सहारा लेता है। तो ये इंटेंसिटी से लड़ना। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, ये आपने रोहित शर्मा की वाइफ को देखा होगा इस मुद्रा में, फिंगर्स को क्रॉस किए बैठी रहती हैं वो। इसका मतलब वो होप करती हैं कि अच्छा ही कुछ घटित हो, तो गुड लक के लिए या अच्छे के लिए अगर आप सोचते हैं, आशा करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड। मिस द बोट, आपको बोट से नदी पार करनी है, बोट से आपको कहीं पे जाना है, जल मार्ग से ही जाना है, और आपने उस बोट को मिस कर दिया, तो आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, फिर आपको थोड़े समय इंतजार करना पड़ेगा, समय आपका वेस्ट होगा, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस करना। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, लेना, और लेना कैसे, ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ, थोड़े से नमक के साथ। तो आप हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, हर चीज़ों को आप मान रहे हो, लेकिन ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ थोड़ा थोड़ा आप उसमें दिमाग भी लगा रहे हो। भाई सब मीठा ही मीठा मिल रहा है और बीच में आपने नमक, अगर नमक का स्वाद लिया, थोड़ा सा स्वाद थोड़ा खराब हो जाएगा आपका, तो आप सब कुछ ठीक है एक्सेप्ट कर रहे हो इजी वे में, लेकिन आप ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ एक्सेप्ट कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप उस चीज को थोड़ा सा सोच समझकर, थोड़ा सा मतलब सब कुछ ऐसे टेक फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा आप उसको सोच समझ कर ले रहे हो, तो डाउट कर रहे हो। तो ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, इसका मतलब डाउट करना, संदेह करना। वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, अपने हार्ट को, हार्ट का मतलब दिल, दिल मतलब मन, जो आपका मन है उसको स्लीव पर लेकर घूमना, स्लीव्स ये होती हैं, ठीक है। तो वेयर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव, तो अपने स्लीव्स पर अगर हार्ट लेकर घूम रहे हो, मतलब जो आपके दिल में बात है वो आपके हाथ पर बात है, मतलब वो सामने है। तो अपने मन की बातों को उजागर करना, ओपनली एक्सप्रेस इमोशंस। और वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड मतलब जंगली, गूज मतलब हंस होता है, और चेज मतलब पीछा करना, जंगली हंस का पीछा करना। आपके हाथ तो आएगा नहीं, तो ये एक फ्यूटाइल, एक व्यर्थ प्रयास होता है। तो पॉइंटलेस और होपलेस सर्च, या फ्यूटाइल सर्च कह सकते हो, या फ्यूटाइल परशुट कह सकते हो। फ्यूटाइल परशुट मतलब ये एक व्यर्थ प्रयास है कि आपके हाथ तो आना नहीं है, जंगली हंस, तो उसका पीछा करना व्यर्थ है। ठीक है भाई, तो ये था आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस में। अब हम डिस्कस करेंगे पैसेज। पैसेज पर आइए, पैसेज को कैसे करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, इनके कीवर्ड्स को याद रखना है, और उसके बाद में हम एडिटोरियल जब पढ़ेंगे तो उसमें इनके आंसर्स को सर्च करेंगे, और जैसे ही कोई कीवर्ड लग जाएगा कि हाँ मैच कर रहा है, तो वहां से उस आंसर को ला के यहाँ टिक कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, एडिटोरियल के अनुसार वाई वॉज इजराइल रिकॉग्नाइज सो क्विकली इन 1948, 1948 में इजराइल को तुरंत मान्यता कैसे दी गई, क्यों दी गई, इतना जल्दी रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया, 1948 में ऐसा क्या हुआ था। वॉट वॉज द पोजिशन ऑफ पावरफुल वेस्टर्न नेशंस, जो शक्तिशाली पश्चिमी देश हैं उनकी स्थिति क्या थी, किस बारे में, पैलेस्टीन रिकॉग्निशन इन 1988, 1988 में जब फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात आई तो वेस्टर्न नेशंस जो है उनका क्या सोचना था। ठीक, एक पूछा है आपसे
कि रिसेंट रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन बाय द यूके, फ्रांस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिकेट्स, हाल ही में जो मान्यता दी गई है फिलिस्तीन को इन देशों के द्वारा, ये क्या दर्शाता है? फिर एक आपसे टोन का प्रश्न पूछा है, टोन कैसी है, और एक फ्रेइंग टाइज, ये फ्रेइंग शब्द का मतलब क्या है वो बताना है। ये 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो पहले चलिए एडिटोरियल पर। एडिटोरियल किस बारे में है? बहुत सारी चीजें तो यहीं पर क्लियर हो जाती हैं, 1-2 क्वेश्चन के आंसर तो आपके यहीं आ जाते हैं। आपने अभी तक यही समझा होगा मेरे साथ अगर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं तो। द एडिटोरियल सेज दैट, एडिटोरियल कहता है कि दो सेवरल वेस्टर्न नेशंस हैव नाउ रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन की अब, यद्यपि, ये दो मतलब यद्यपि, यद्यपि अनेक पश्चिमी देशों ने अब फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। दिस रिकॉग्निशन हैज कम टू लेट, लेकिन फिर भी ये मान्यता बहुत देरी से आई है। ऑन द ग्राउंड गाजा इज डिस्ट्रॉयड, अगर यथार्थ बात करें, जमीनी हकीकत बयां करें तो गाजा जो है वो नष्ट हो चुका है। इजरायली सेटलमेंट्स आर एक्सपेंडिंग, इसराइल के जो कॉलोनीज हैं, सेटलमेंट्स का मतलब कॉलोनीज मानो, वो जो हैं विस्तार कर रही हैं। वायलेंस हैज डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस, हिंसा ने फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया है। एंड इजराइल्स लीडरशिप, और इजराइल के जो नेतृत्व है बैक्ड बाय द यूएस, जिसको समर्थन हासिल है यूएस का, रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ ए पैलेस्टीनियन स्टेट, वो फिलिस्तीन को एक देश बनाने का विचार जो है उसको नकारता है। 10 इस प्रकार से रिकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट, मान्यता जो है वो इंपॉर्टेंट तो है, बट रिमेन्स लार्जली सिंबॉलिक, लेकिन फिर भी ये बनी हुई है प्रतीकात्मक, विदाउट रियल चेंज, बगैर वास्तविक परिवर्तन के। ये कुछ बातें हम करेंगे, अब समझ में आपको आएगा। देखो विस्तार से पढ़ते हैं। जो नए बच्चे हैं वो समझ लेना भाई, रेड कलर में जो दे रखा है वो सब्जेक्ट है, ब्लू कलर वाला वो कैब है। इधर आपको अलग से वर्ड्स दे ही रखे हैं जो भी स्लाइड में आए हैं, सभी का हिंदी में मीनिंग बता दूंगा। और ये जो इमेज है ये थोड़ा सा इसको आपको बताएगा कि किस बारे में है। राइट टू स्टेट का मतलब, देखो राइट के बाद टू लगता है, राइट टू लिव, राइट टू एजुकेशन, है ना, ऐसे करके। तो राइट टू स्टेट का मतलब है, स्टेट का राज्य भी होता है, स्टेट का राष्ट्र भी होता है। तो राष्ट्र का अधिकार यहाँ पे ये मतलब है, राष्ट्र का अधिकार देश के लिए है। ऑन ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे। जब कोई एडजेक्टिव आईएनजी लगकर आता है तो उसको हम नाम देते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ, रिकॉग्निशन मतलब मान्यता, या यहां देख रखा है देखो, एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, मान्यता। सिंबॉलिक का मतलब है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। एक्सटेंड का मतलब है देना, ग्रांट, ऑफर, कन्फर, अकॉर्ड। ऑन रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन, फिलिस्तीन की बढ़ती हुई जो एक्नॉलेजमेंट है, इसको अप्रूवल दिया जा रहा है कि फिलिस्तीन एक देश है, ये स्वीकार किया जा रहा है, उस पर लिखा गया है। रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टीन, फिलिस्तीन का रिकॉग्निशन, इसकी मान्यता, इसका एक्नॉलेजमेंट, इसका अप्रूवल, है ना, इसका एक्सेप्टेंस। इस रिकॉग्निशन की वर्ब है इज, ये इसकी वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। इज मोर देन जस्ट सिंबॉलिक, ये केवल सिंबॉलिक नहीं है, इससे भी कुछ ज्यादा है। ओनली, जस्ट का मतलब ओनली, सिंबॉलिक बताया ही था, प्रतीकात्मक, ये एडजेक्टिव है। तो ये केवल सिंबॉलिक नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा है। ये डिग्री कंपैरेटिव है, तो मोर के साथ देन है, ठीक है। तो कह रहा है कि फिलिस्तीन की जो मान्यता है, और प्रेपोजिशन है, फिलिस्तीन है जो है, पैलेस्टीन है, वो इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और वैसे भी नाउन है, नाम है इसलिए। तो फिलिस्तीन की जो मान्यता है वो जस्ट सिंबॉलिक नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा है। When the state of Israel was declared in Palestine on May 14, 1948, पहले प्रश्न का आंसर देखना यहां आ जाएगा। जब इजराइल राज्य जो है, इजराइल देश जो है ना, was declared, अभी स्टेट की वर्ब है was declared पैसिव है, किसका? पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का पैसिव was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। जब इस स्टेट ऑफ इजराइल को डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया फिलिस्तीन में 14 मई 1948 की बात है, उस समय द यूएस ने रिकॉग्नाइज किया, मान्यता दी, इट इसको, इन जस्ट 11 मिनट्स, केवल 11 मिनट्स में ही। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में एक क्लोज है व्हेन से लेकर ये एडवर्ब क्लोज है, और ये टाइम बता रहा है। पर्टिकुलरली किसी डे या डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, तो 14 मई की बात कर रखी है तो ऑन है। पर्टिकुलर किसी ईयर या मंथ की बात करते हो तो इन लगता है। पर्टिकुलर डे या डेट की बात की जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। और पर्टिकुलर मंथ या ईयर की बात की जाए
पर्टिकुलर बोल रहा हूं मतलब जो है वही, बस उसके अलावा उसका प्रभाव और कहीं नहीं होना चाहिए, बस वही मंथ, वही ईयर, वही डे, वही डेट। तो यहां लगता है भाई इन। यूएस से पहले द, क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द होता है वहां द लगता है, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएई हो, है ना, इनसे पहले द लगता है। जहां रिपब्लिक होता है वहां पे भी द, जैसा आयरिश रिपब्लिक है उसमें द लगता है। यहां जब स्टेट ऑफ इजराइल को डिक्लेयर किया गया, पैसिव हो गया, फिलिस्तीन में, ये जगह का नाम है, इस डेट को तो यूएस ने रिकॉग्नाइज किया इसको, ये ऑब्जेक्ट है, केवल 11 मिनट्स में। इन द ईयर्स सिंस, तब से लेकर, सिंस यहां एडवर्ब है, वो टाइम बता रहा है, मतलब उसके बाद, 1948 के बाद, तो इन द ईयर्स, उन वर्षों में, कौन से वर्ष, उसके बाद वाले वर्ष, 48 के बाद, मोस्ट यूएन मेंबर्स, इस मोस्ट का मतलब है भाई ऑलमोस्ट। जब मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट होता है तो इससे पहले कोई भी आर्टिकल लगता ही नहीं है। जब मोस्ट का मतलब होता है ऑलमोस्ट, तो इससे पहले ना ए लगता है ना द लगता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पे ऑलमोस्ट है। ऑलमोस्ट यूएन मेंबर्स एक्सटेंडेड, तो अधिकांश यूएन मेंबर्स जो हैं, यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देश हैं, उन्होंने एक्सटेंड किया, उन्होंने कन्फर किया, उन्होंने ग्रांट किया, रिकॉग्निशन, मान्यता किसको दी, जूइश नेशन को, यहूदी राष्ट्र को। यहूदी राष्ट्र मतलब इजराइल। विच बिकेम, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया, इस नेशन के लिए। ये वो राष्ट्र है जो बना, बिकम की सेकेंड फॉर्म, अ यूएन मेंबर, एक यूएन सदस्य कब बना, 1949 में बना। ठीक है, पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हो, इन लग रहा है। फिर देखो, कह रहा है कि उन वर्षों में, जो इसके बाद के वर्ष से 48 के बाद की बात है, अधिकांश यूएन मेंबर्स जो हैं उन्होंने मान्यता दी जूइश नेशन को। ठीक, और मतलब पहले यूएस ने बता दिया, उसके बाद अधिकांश मेंबर्स जो देश थे यूएन के, उन्होंने मान्यता दी, और ये यूएन का मेंबर बना इजराइल, 1949 में बना। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन का आंसर तो खैर आ ही गया, तो करके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भाई अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाई वाज इजराइल रिकॉग्नाइज्ड सो क्विकली, कैसे इजराइल, क्यों मतलब इतना जल्दी, तो बिकॉज इट हैड यूएस मिलिट्री सपोर्ट, बिकॉज द यूएस रिकॉग्नाइज्ड इट विद इन मिनट्स ऑफ डिक्लेरेशन, बिकॉज द यूएन ऑर्डर्ड ऑल नेशंस टू रिकॉग्नाइज इट, बिकॉज पैलेस्टीन सपोर्टेड द रिकॉग्निशन। ये आंसर आएगा, क्योंकि यूएस ने 11 मिनट में ही इसको ये मान्यता दे दी थी, इस कारण से ये आंसर आना चाहिए। अगले स्लाइड में आइए। व्हेन द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड, जब पीएलओ ने, अब ये फिर से देखो, ये एक एडवर्ब क्लोज बन रहा है, समय बता रहा है, तो जब पीएलओ, इसकी फुल फॉर्म ये दे रखी है, इसने डिक्लेयर किया, ये पीएलओ की वर्ब है, अ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, फिलिस्तीन राष्ट्र को 1988 में, ये एक और प्रश्न का आंसर आ रहा है यहां पे। तो जब पीएलओ ने फिलिस्तीन देश को, ये स्टेट का मतलब राज्य ना हो के देश पढ़ा जाए, फिलिस्तीन देश को 1988 मान्यता दी, ये डिक्लेयर किया, मच ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं, जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, विकासशील। नॉर्थ, अगर ग्लोबल नॉर्थ होता ना तो विकसित होता, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये डेवलपिंग नेशंस हैं। और नेगोशिएटेड का मतलब है विचार विमर्श किया हुआ, विचार विमर्श किया हुआ, डिस्कस्ड, चर्चा की हुई। ठीक है, तो जब पीएलओ ने स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को 1988 मान्यता दी, तो ग्लोबल साउथ का जो अधिकांश पार्ट है, ग्लोबल साउथ में जो जो देश थे उनमें से अधिकांश, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इट, इस मच की वर्ब है वो रिकॉग्नाइज्ड है। याद रखना भी, वैसे तो मच है ना, ये डिटर्मिनर होता है, लेकिन डिटर्मिनर तब होता है जब इसके बाद में नाउन लगाते हो आप। लेकिन मान लो इसके बाद नाउन नहीं लगा रहे आप, और मच यहां पे फिर होगा प्रनाउन। अगर इसके बाद आप नाउन नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो ये प्रनाउन कहलाएगा। तो यहां प्रनाउन है, क्योंकि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन या प्रनाउन होता है, तो नाउन तो ये है नहीं, तो प्रनाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ग्लोबल साउथ का अधिकांश पार्ट जो है ना, अधिकांश देश, हालांकि ये प्लूरल आएगा देश तो, लेकिन फिर भी इसने मच लिखा तो अधिकांश भाग के रूप में यूज किया है, इसलिए रिकॉग्नाइज्ड, इट रिकॉग्नाइज्ड की वर्ब है। बट पावरफुल वेस्टर्न नेशंस, लेकिन शक्तिशाली पश्चिमी देशों ने स्टेड अवे, वो दूर रहे, वो दूर रहे, ये नेशंस की वर्ब स्टेड, और अवे है वो एडवर्ब है, ये दूर रहे, विद द पोजीशन, इस रुख के साथ, इस पोजीशन के साथ, इस मान्यता के साथ, दैट की, ये कंजंक्शन है। क्या कहा, रिकॉग्निशन वुड कम,
कि मान्यता जो है वो आएगी, ये इसकी वर्ब है वुड हेल्पिंग वर्ब कम मैन वर्ब, ओनली एज पार्ट ऑफ ए नेगोशिएटेड टू स्टेट सेटलमेंट। किस रूप में आएगी? केवल इस अंश के रूप में, इस हिस्से के रूप में। क्या किसका पार्ट है? नेगोशिएटेड टू स्टेट सेटलमेंट, दो राज्य का जो सेटलमेंट है, दो स्टेट का जो सेटलमेंट है, और ये कैसा है? नेगोशिएटेड, इस पर विचार विमर्श किया गया है, उसके पार्ट के रूप में आएगी। ठीक है, ये एडजेक्टिव है नेगोशिएटेड। और जब एडजेक्टिव पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म के रूप में होता है तो इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म के रूप में हो तो इसको क्या नाम देते हैं? पास्ट पार्टिसिपल नाम देते हैं, थर्ड फॉर्म है। तो कह रहा है लेकिन पावरफुल वेस्टर्न नेशंस उनसे दूर रहे इस पोजीशन के साथ कि रिकॉग्निशन केवल आएगी इस पार्ट के रूप में। क्या पार्ट है? टू स्टेट सेटलमेंट, जिस पे चर्चा की गई थी, उसके पार्ट के रूप में आएगा। ठीक है भाई, ये देखो इस इमेज में आप थोड़ा समझ सकते हैं। आगे देखिए, बट दिस वीक, अब एक और प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, वो भी लगा चलते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा था? What was the position of powerful Western nations regarding Palestine's recognition 1988? 1988 में पैलेस्टीन की मान्यता को लेकर इनका क्या रुख था? तो इनका रुख था कि ये टू स्टेट सेटलमेंट के रूप में आएगी। तो ये सी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हो गए। एक हमें टोन ध्यान रखनी है, कैसा है समझ में आ जाएगा। देखो आगे आपको, हाँ, बट दिस वीक, लेकिन इस सप्ताह, ये जो दिस वीक है ये एडवर्ब हो गया, समय बता रहा है। एट द यूएन जनरल असेंबली, ये जगह बता रहा है, यूएन जनरल असेंबली में, है ना। अब पहले जगह और फिर आपको लगाना होता है समय, पहले प्लेस और फिर टाइम, तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये ऐसे होता एट द यूएन जनरल असेंबली दिस वीक, ऐसा होता तो ठीक रहता है ये। ठीक है, तो ये तो टाइम है और ये प्लेस है, तो आना चाहिए था पहले प्लेस फिर टाइम। तो यूएन जनरल असेंबली में जो आम महासभा है वहां पे इस सप्ताह यूके ने, यूके से दे क्यों आ रहा है? क्योंकि यूनाइटेड शब्द है इसमें। फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया फाइनली एडवर्ब है, इन्होंने अंततः क्या किया? रिकॉग्नाइज किया। ये वर्ब है, किसको रिकॉग्नाइज किया? पैलेस्टीन को, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन इस सप्ताह यूएन जनरल असेंबली में, यूएनजी ये बोलते हैं शॉर्ट में इसको, इन देशों ने इसको मान्यता दी। विच शोज, अभी विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो दिखा रहा है कि इसने मान्यता दी, इस पूरे क्लोज के लिए, सेंटेंस के लिए आ रहा है। ये दिखाता है उनके फ्रेइंग टाइज, उनका किनका? इन देशों का। ये पजेसिव एडजेक्टिव है। फ्रेइंग टाइज, टाइज नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन आएगा, लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव तो हो ही सकता है, तो ये एडजेक्टिव है। और मैं आपसे पूछूं कि एडजेक्टिव का कौन सा रूप है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ये आईएनजी दे रखा है। फ्रेइंग का मतलब है कमजोर होता हुआ, कमजोर होता हुआ। एक और प्रश्न का हमारा आंसर आ गया, पूछा गया था हमसे फ्रेइंग टाइज क्या होता है? वीकनिंग, डिटीरियोरेटिंग, अनरेवलिंग। और कोवर्सन फ्री मतलब प्रेशर फ्री, दबाव मुक्त, जिसमें कोई दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं, उसको बोलते हैं कोवर्सन फ्री, नॉन फोर्सफुल जिसको बोलेंगे। तो ये दिखाता है उनके कमजोर होते हुए रिश्ते, किसके साथ? इजराइल के साथ। एंड डिमिनिशिंग फेथ, और घटता हुआ, डिमिनिशिंग क्या होता है? रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग कह दो या मिटिगेटिंग कह दो। फेथ, फेथ का मतलब है, फेथ का मतलब क्या है? विश्वास। विश्वास किसमें? कोवर्सन फ्री डिप्लोमेटिक प्रोसेस, दबाव मुक्त कूटनीतिक प्रक्रिया। लीडिंग टू, जिसका जो परिणित होता है, इस लीडिंग टू का मतलब होता है गिविंग राइज टू, जिसका रिजल्ट निकलता है ना, इसको बोलते हैं रिजल्टिंग इन। जिसका रिजल्ट निकलता है किस रूप में? फाइनल सेटलमेंट, अंतिम समझौते में, अंतिम सेटलमेंट में। फिर समझिए, इस सप्ताह यूएनजीए में इन देशों ने अंततः फिलिस्तीन को मान्यता दी, जो दिखाता है कि उनके रिश्ते इजराइल के साथ कमजोर हो रहे हैं, और घटता हुआ विश्वास दिखाता है किसमें? दबाव मुक्त कूटनीतिक प्रक्रिया में, जो कि फाइनल सेटलमेंट तक लेके जाता है। ठीक है, इससे आगे देखिए, फॉर पैलेस्टीनियंस, फिलिस्तीनियों के लिए द वेस्टर्न रिकॉग्निशन, जो पश्चिमी मान्यता है, पश्चिमी देश जो मान्यता दे रहे हैं, उन पैलेस्टीनियंस, फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनके लिए, ये जो देखो यहां ये फोर प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये नाउन है। ठीक है, फिलिस्तीनियों के लिए जो वेस्टर्न रिकॉग्निशन है, कुड बी सीन, ये पैसिव है। ठीक है, और पैसिव किसका है? कुड का। मॉडल का पैसिव कैसे बनता है? बी के साथ थर्ड फॉर्म, तो कुड के साथ बी जोड़ा, बी के साथ थर्ड फॉर्म जोड़ी। फिलिस्तीनियों के लिए जो वेस्टर्न रिकॉग्निशन है,
फिलिस्तीनियों के लिए जो पश्चिमी मान्यता है इसको देखा जा सकता है किस रूप में, यहां पे ये क्या है, ये प्रेपोजिशन के रूप में आ रहा है। किस रूप में देखा जा सकता है? डिप्लोमेटिक रिस्पाइट के रूप में, एक कूटनीतिक राहत के रूप में। रिस्पाइट का मतलब क्या है? राहत। ब्रीदिंग स्पेस कह सकते हो या रिलीफ। डिवेस्टेट का मतलब विनाश करना, तबाह करना, नष्ट करना। मशरूम का मतलब तेजी से बढ़ना, स्प्रेड रैपिडली, प्रोलिफरेट, मल्टीप्लाई। और डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित करना, किसी को अपने स्थान से हटाकर खुद उसके स्थान पे आ जाना, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस करना। मतलब उस स्थान से उसको हटा देना, ये मान लो, उसको डिस्प्लेस। तो वेस्टर्न रिकॉग्निशन जो है उसको देखा जा सकता है कूटनीतिक राहत के रूप में, लेकिन कह रहा है कि बहुत देरी से आए हैं। अब देखो यहां से आपको टोन समझ में आएगा कि यहां लेखक थोड़ा संतुष्ट नहीं है इस बात से कि ये जो तुमने किया है ना वो ठीक है, लेकिन बहुत देर से आए हो तुम, तो ये थोड़ा क्रिटिसाइज करने वाला सा दे रखा है। तो फिलिस्तीनी जो हैं उनके लिए पश्चिमी मान्यता उसको देख सकते हो आप कूटनीतिक राहत के रूप में, लेकिन ये बहुत देरी से आई है। गाजा हैज बीन डिवेस्टेटेड, अब देखो ये फिर से इसका नेगेटिव टोन है। गाजा को हैज बीन डिवेस्टेटेड, पैसिव वॉइस से प्रेजेंट परफेक्ट का, इसको नष्ट कर दिया गया है, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। किसके द्वारा? इजरायली सेना के द्वारा। फोर्स जो होता है वो बल होता है और फोर्सेज जो होता है वो सेना होती है। फोर्स का मतलब बल और फोर्सेज का मतलब क्या होता है? सेना। इसको इजरायली सेना के द्वारा नष्ट कर दिया गया। जूइश सेटलमेंट्स, जो यहूदी, जूइश मतलब यहूदी, जू से बना है, सेटलमेंट्स मतलब कॉलोनियां, कॉलोनीज, एंड इजरायली चेक पॉइंट्स, और इजरायली चौकियां, यहूदी कॉलोनियां और इजराइल की चौकियां, चौकी होती है पुलिस चौकी, हैव मशरूम्ड, ये बढ़ी हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ये तेजी से बढ़ी है वेस्ट बैंक में, इस जगह पर। एंड सेटलर वायलेंस, सेटलर वायलेंस ये इसी से संबंधित एक टर्म है, ठीक है। उपनिवेशिक हिंसा मान लो इसको, उपनिवेशिक हिंसा जो है उसने, मतलब कॉलोनी वाली जो हिंसा है उसने डिस्प्लेस कर दिया है, ये वर्ब हो गई प्रेजेंट परफेक्ट। थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, हजारों फिलिस्तीनियों को, ओवर द पास्ट 2 years, पिछले 2 वर्षों के दौरान। ओवर यहां पे प्रेपोजिशन जिसका मतलब है ड्यूरिंग, ठीक है। थाउजेंड्स, अगर थाउजेंड से पहले कोई संख्या लगी रहती तो यहां पे 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे होता। संख्या नहीं है तो थाउजेंड्स हुआ, प्लूरल बना सकते हो और उसके बाद में ओव लगेगा। तो अगर कोई नंबर डिनोटिंग वर्ड है जैसे 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, डजन हो, ऐसा कुछ भी हो, उससे पहले कोई संख्या नहीं हो तो आप क्या करो, आप उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद में ओव लगा दो, ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर समझ लो, गाजा को तो नष्ट कर दिया इन्होंने, और यहूदी कॉलोनियां और इजराइल के चेक पॉइंट्स बहुत तेजी से बढ़ी है यहां पर, और जो औपनिवेशिक हिंसा है उसने हजारों फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया पिछले 2 वर्षों के दौरान। ये हालात दिखा रहे हैं इसी चीज को। और यहां तो कोई वर्ड है नहीं इंपॉर्टेंट, इसलिए जोड़ा नहीं मैंने। इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू जो है ओपनली डिक्लेयर्स, ये बिल्कुल खुले रूप से डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, दैट देयर विल नेवर बी। अब दैट यहां कंजंक्शन है तो यहां एक नया क्लोज है, देयर से स्टार्ट है तो देखो इन्वर्जन है। ये विल बी जो है वर्ब, और ये पैलेस्टीनियन स्टेट, ये इसकी वर्ब उल्टी लग रही है, इन्वर्जन। देयर से स्टार्ट करोगे सेंटेंस का तो इन्वर्जन लगेगा, वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आएगी। नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने ओपनली डिक्लेयर करते हैं, ये खुले रूप से घोषणा करते हैं कि कोई फिलिस्तीन राज्य नहीं होगा, फिलिस्तीन स्टेट देश नहीं होगा। एंड वॉशिंगटन ऑफर्स, और वॉशिंगटन मतलब यूएस, यूएस की राजधानी है तो देश की बात कर रहा है, ये ऑफर करता है इजराइल को। ये हो गया ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होम का आंसर है, किसको ऑफर करता है? क्या? अनकंडीशनल सपोर्ट। ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट। ये होम का आंसर है, ये वॉट का आंसर है। क्या ऑफर करता है? अनकंडीशनल सपोर्ट। किसको ऑफर करता है? इजराइल को। ऑफर यहां पे डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब कोई भी ऐसी वर्ब जिसके 2 ऑब्जेक्ट हो वो डाई ट्रांजिटिव कहलाती है, तो इसके 2 ऑब्जेक्ट है। इस मैन वर्ब से प्रश्न पूछा मैंने, व्हाट और होम से भी मैन वर्ब से प्रश्न पूछते हैं, व्हाट और होम से, तो ही तो ऑब्जेक्ट निकलता है। तो ये होम का आंसर और ये व्हाट का आंसर, ठीक है। अनकंडीशनल एडजेक्टिव है और सपोर्ट नाउन है, ठीक है। ये कह रहे हैं पैलेस्टीन स्टेट कोई नहीं होगा ऐसा। अब ये एक बार कंफ्यूज, जो मैच द कॉलम एक्सरसाइज करना, रिकग्निशन का मतलब मान्यता है, मान्यता के लिए यहां दे रखा है एक्सेप्टेंस,
मैं एक बार हट जाता हूं, पहले खुद भी करके देख लो एक बार इसको। अब देखो फ्रेइंग का मतलब क्या है, कमजोर होता हुआ, तो सी। वीकनिंग, ब्रेकिंग अपार्ट। और डिप्लोमेटिक रिस्पाइट, राहत, राहत के लिए वर्ड है पॉलिटिकल रिलीफ। डिवेस्टेड का नष्ट होना, तो ए। अनकंडीशनल का बिना किसी शर्त के, विदाउट एनी कंडीशन, तो बी। ये आपके आंसर्स हैं। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, पैसेज वाले वो कर लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में इन देशों ने जो मान्यता दी है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई इनके संबंध जो हैं वो इजराइल के साथ कमजोर हो रहे हैं। बी। एडिटोरियल की टोन कैसी है? तो भाई ऑप्टिमिस्टिक तो आशावादी होती है। न्यूट्रल, तटस्थ, कि कुछ नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वाली टोन। क्रिटिकल और कंसर्न, चिंतित भी है और क्रिटिकल भी है, क्योंकि ये कह रहा है कि गाजा लोगों को विस्थापित फिलिस्तीनियों को विस्थापित कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया है ना, बहुत देरी से आया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं बताई, क्रिटिकल कंसर्न है। इंक्रीजिंग होता है प्रोत्साहित करने वाला, और फ्रेइंग का मतलब वीकनिंग, बी। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। तो ये सेशन नंबर 133 था। बहुत लंबी यात्रा रही है हमारी, 133 दिनों से लगातार ये सेशन चल रहा है। ठीक शाम 5 बजे सेशन मिल रहा है, संडे का टेस्ट मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का स्टफ मिल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें आपके साथ हैं। आप इनको शेयर ज़रूर करें वीडियोस को, ताकि और लोग भी जुड़ें, एक अच्छी खासी संख्या मैं भी पढ़ा सकूं, है ना, और लोग भी उसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5। टिल देन, नमस्कार।